अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा और बेहतर हुआ होगा। लेकिन हमारे साथ जनाब आपके जो 2 घंटे और भी बेहतरीन इंशाल्लाह गुजरने वाले हैं और दिन का आगाज़ एक नई एनर्जी के साथ, एक नए अज़्म के साथ ही हमेशा से करना चाहिए। लेकिन आज मैं दिन का आगाज़ एक ऐसी बात के साथ, एक ऐसी डिस्कशन के साथ करना चाहूँगी क्योंकि इसके ऊपर ना हमारी बहुत ज़्यादा बहस घरों में भी होती है और जब हम कहीं बैठ भी जाते हैं ना महफ़िल में दोस्त अहबाब के साथ, तब भी हमारी इसके ऊपर बहस छिड़ती ही है कि जनाब हम ना सुनी सुनाई बातों पर ना बड़ी जल्दी यकीन कर लेते हैं और तो और बात की तह तक जाने से पहले उसे आगे भी फैला देते हैं और जिसकी वजह से अक्सर लोग जो है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन या फिर डिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो जाते हैं। और ऐसी सूरत में गलत ख़बर पर यकीन करने वाले की भी अपनी गलती होती है, क्योंकि अंधाधुंध किसी की बात पर यकीन करने की बजाय अगर आप अब हर बात इंटरनेट से हमें बड़ी आसानी से मिल सकती है। यूट्यूब से एक अच्छी वीडियो या फिर आप गूगल पर सर्च करके कोई आर्टिकल पढ़ के अपनी तमाम तर कन्फ्यूजन जो है ना वो दूर कर सकते हैं। मगर मुआशरे में अक्सरियत किसी भी सुनी सुनाई बात को सुनते ही मान लेती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती जा रही है कि कोई अफवाह हमने सुनी नहीं और हमने उस पर कान धर लिए और इसकी वजह से ना किसी को हकीकत का पता नहीं चलता है और सबकी राय नाकिस रहती है। और फिर क्या होता है, और फिर हमारे जो रिश्ते होते हैं ना वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो हमारे साथ लोग मुंसलिक होते हैं उनके हवाले से जब हम इस तरह की राय रखना शुरू कर देते हैं कि कोई भी अफवाह हमारे कानों तक पहुंचती है तो हम उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं, तो फिर इस तरह हमारे मजबूत रिश्ते कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे करने की बजाय ना अगर कोई बात की आपने गहराई तक जाना है तो ख़ुद रिसर्च करके उसके ऊपर सोच विचार करके अगर आप उसका नतीजा निकालेंगे ना तो मेरे ख्याल से ये मसला कभी भी दरपेश नहीं आएगा, क्योंकि इसके नतीजे में ना सिर्फ ऐसे शख्स की राय मुकम्मल होगी बल्कि उस शख्स के अंदर एक एतमाद भी पैदा होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम ये सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, हम सोशल मीडिया से दूर भी नहीं रह सकते हैं क्योंकि पलक झपकते ही ना बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे फिंगर टिप्स पे हमारे पास मौजूद भी होती है और कुछ मालूमात और इतलात ऐसी होती हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी होती है और उनसे हमारे जनरल नॉलेज में भी इजाफा होता है। जबकि कुछ इंफॉर्मेशंस ऐसी होती हैं कि जिनके हक़ाइक़ के मुतालिक जाने बगैर ही हम किसी भी चीज़ के मुतालिक अपनी एक जो राय है ना वो बांध लेते हैं, जो कि देखा जाए तो सरासर गलत चीज़ भी है। और हम एक तरफ उन बर वक्त मिलने वाली इतलात से जहाँ एजुकेट हो रहे होते हैं, वहीं हम उनके जो मनफी नताइज हैं ना उनसे भी मुतासर हो रहे होते हैं। तो यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आजकल डिस इन्फॉर्मेशन का दौर है। हमारे तक जो पहुँचने वाली इतलात है ना हम तक ही महदूद नहीं रहती हैं बल्कि इन्हें आगे भी फैला देती हैं। और अगर आप एग्जाम्पल ले लें, ट्विटर की ले लें, या एक रीट्वीट या एक लाइक या एक शेयर से हम अपनी बात आगे से आगे कितनी पहुंचा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि जनाब हमने एक बात कही होती है और वो जब रीट्वीट होती जाती है, आगे जाती है, शेयर होती रहती है, तो वो उसके अंदर कितने पहलू जो है वो और ऐड ऑन हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इंटरनेट का भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बड़ा एतदाल में रह के, बैलेंस्ड रह के ना। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो हमें इंटरनेट से मिल रही है, इंटरनेट से मालूम हो रही है, वो सही ही हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मिस गाइड कर रहे होते हैं इंटरनेट पे भी। तो इसलिए तमाम तर जितनी भी अफवाहें आप तक पहुंचती हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि उन तमाम तर अफवाहों पर आप कान धरें। अपनी ख़ुद की रिसर्च भी होनी चाहिए, अपने ख़ुद पर भी एतमाद होना चाहिए और ख़ुद के हवाले से भी आपने अपने आप को एक्सप्लोर ज़रूर करना है। तो इसलिए ज़िंदगी में आगे आप अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। जब आप हर चीज़ के ऊपर ना कान धरना शुरू कर देंगे ना, उनके ऊपर यकीन करना शुरू कर लेंगे, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी बड़ी ही मुश्किल में घिर जाएगी। तो इसलिए बेहतर होता है कि जनाब हर चीज़ पे यकीन ना ही करें, ख़ुद को भी देख लें कि आपके साथ क्या हो रहा है उस हवाले से, फिर आपने उसके ऊपर यकीन करना है। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं खेलों के हवाले से। और आज जनाब हमने
खेलों में इस तरह के जो किरदार जो अपना भी नाम रोशन कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे होते हैं, और वो टैलेंट मौजूद होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, और उस हवाले से आज हमने बात करनी है और आपकी मुलाकात भी करवानी है। क्योंकि जनाब पाकिस्तान में अगर देखा जाए ना तो खेलों में ख़ास तौर पर ख़वातीन का जो किरदार है ना बहुत ही महदूद है, और एक तरफ हम देखते हैं कि माशरती पहलू भी आ जाता है, बहुत सारे प्रेशर्स भी आ जाते हैं, दूसरा सहूलियात का फुकदान भी मौजूद है यहाँ पर। लेकिन उसके साथ साथ इन तमाम तर मसाइल से लड़ के, इन तमाम तर मसाइल को पीछे छोड़कर हमारी जो ख़वातीन हैं वो जिस भी मैदान में जाती हैं तो जनाब अपना नाम रोशन करती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। तो आज ऐसी ही 2 चैम्पियंस हैं जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवानी है अपने जागो लाहौर के प्लेटफॉर्म से, और प्रोफेशनल एथलीट्स हैं और फिटनेस ट्रेनर भी हैं, और ना कि सिर्फ पाकिस्तान में खेल रही हैं, मुकाबले जीत रही हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी जाकर जनाब जो पाकिस्तान का नाम है वो रोशन कर रही हैं। तो इस स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ राहिला मौजूद हैं और उनके साथ अम्मारा रज़ाक ने भी हमें ज्वाइन किया है। राहिला, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और अम्मारा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे अपनी जर्नी के हवाले से बताइए कि किस तरह ये स्टार्ट किया आपने और कितने साल हो गए हैं इस प्रोफेशनली इसको आगे लेके चलते हुए? मुझे ओवरऑल तो 14 to 15 ईयर्स हो गए। अच्छा। मैं स्कूल लाइफ से खेल रही थी। ठीक है। और स्कूल लाइफ में लाइक आप इंजॉयमेंट वगैरह करने के लिए एक स्पोर्ट्स में हिस्सा ले लेते हैं। हाँ। नहीं, जिनको स्टडी कम पसंद होती है ना वो भी स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। सही, ठीक है। पढ़ना कम पड़े तो वो बस इंजॉयमेंट के स्टार्टिंग जर्नी मेरी थी, और मैं सारी गेम्स करती थी, एथलेटिक्स की जितने भी इवेंट्स होते थे, रनिंग वगैरह वाले सारे इवेंट्स करती थी। तो मैट्रिक तक मैंने यूं ही मतलब जस्ट इंजॉयमेंट के लिए खेला। अच्छा। और फिर जैसे ही मैं कॉलेज में गई, कॉलेज में जाके मुझे अच्छा फील होने लगा, मेडल ट्रॉफीज़ वगैरह, रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा मिलती थी, तो मुझे एक इंटरेस्ट आया कि मैं अब पाकिस्तान को लेवल पे प्रेजेंट करूं। अच्छा। देन फिर मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। मेरी जो जर्नी इसके बाद, फर्स्टली मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, मैंने PCB, HEC, डिस्ट्रिक्ट सारी चैम्पियनशिप्स खेली। बस शायद अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था कि मैं पाकिस्तान लेवल पे प्रेजेंट कर सकूं इसको, क्रिकेट को। तो बस उसके बाद मैंने क्रिकेट तकरीबन 5 ईयर्स मैंने खेली और अच्छे लेवल पे खेली। सारी अच्छे लेवल जितने भी थे हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट में खेले जाते हैं वुमेन्स के, वो सभी मैंने प्ले किया। लेकिन आपने सिर्फ क्रिकेट नहीं, आपने कबड्डी भी खेली, आपने रग्बी भी खेली, आपने फुटबॉल भी खेला है, आपने बेसबॉल भी, सारा कुछ ही आपने खेल लिया? बिल्कुल। ऐसे नेशनल लेवल पे एक्चुअल में उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज़ चले गए। यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा। प्लेयर्स की कमी की वजह से हमें सारी गेम्स खेलनी पड़ती हैं। ठीक है। तो इस वजह से मुझे जितने भी इवेंट्स का आपने नाम लिया है, ये सभी मैंने इवेंट्स नेशनल्स में प्रेजेंट किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सभी की प्लेइंग सेट्स में खेलती थी मैं। मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं, या अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत थी मेरे अंदर जिसको थोड़ा सा मुझे टाइम लगा पहचानने में। फिर उसके बाद 2014 में वर्ल्ड कप के लिए टीम बनने लगी थी पाकिस्तान में कबड्डी की। ओके। तो एकदम से स्विच करके मेरे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे स्विच करके कहा कि पाकिस्तान के ट्रायल देकर आए कबड्डी के आप। सही। देन मैं ट्रायल देने के लिए पाकिस्तान इधर लाहौर में आ गई, पंजाब स्टेडियम में। तो वहाँ पे मैंने ट्रायल दिए। ट्रायल देने से पहले मैं भागने लगी थी कि एक क्रिकेटर प्लेयर एक कबड्डी कैसे खेलेगा। तो उसके बाद जैसे ही मुझे कोच, हमारे कोच थे कबड्डी के, उन्होंने कहा जस्ट 5 मिनट के लिए इस गेम को देखे तो सही। देन मैं देखने के लिए 5 मिनट मैंने देखा। उन्होंने कहा इसमें से आप क्या बनना चाहती हैं? इसमें 2 पोजीशंस होती हैं, एक स्टॉपर, एक रेडर। फर्स्टली मैंने चूज़ किया कि मुझे ना रेडर बनना है। अच्छा। तो मैंने पहले तो ये पूछा, ये रेडर क्या होता है? उन्होंने कहा कि ये जो हाथ लगा के आता है ये रेडर होता है, जो पकड़ने वाला है वो स्टॉपर होता है। ठीक है। देन मैंने कहा मैं रेडर बनूंगी। अच्छा, मैं हाथ लगाने के लिए गई स्टॉपर को, उसने मुझे पकड़ लिया फौरी से। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं मैंने स्टॉपर बनना। अगले ही लम्हे मैंने डिसाइड किया कि मुझे ना पकड़ने वाला बनना है, हाथ लगाने वाला नहीं। देन फिर उसके बाद जब मैं दूसरी पोजीशन में खड़ी हुई, फिर जो मुझे हाथ लगाने आता था मैं सबको पकड़ती थी।
मतलब वो फिर आपका जो आपको लगा कि मेरा इसमें ज़्यादा ग्रिप हो सकती है आपने उसमें, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अपने आप को जितना आप एक्सप्लोर करते हैं ना, तभी आपको पता चलता है कि आप किस में क्या अच्छा, किस में एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपकी तरफ हमारा आना चाहूँगी, आपकी जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई, आपको कैसे पता चला कि आपने क्या खेलना है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और मेरी जर्नी कुछ इस तरह से थी कि मैं बेसिकली कोई ख़ास मेरा इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स में। अच्छा। एक्चुअली मैं एक स्टडी करती थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लाइक कुछ डॉक्टर बनूं या कुछ ऐसा रोल प्ले करूं जिसमें मेरी फैमिली को प्राउड हो। और आपको पता है कि कुछ फैमिलीज़ में आपको परमिशंस नहीं मिलती सबसे बड़ा इशू ये होता है, फैमिली से परमिशन नहीं मिलती। और मैं कॉलेज लाइफ में कुछ गेम्स में करती थी लाइक वॉलीबॉल और भी काफ़ी सारी गेम्स, बैडमिंटन वगैरह, कुछ एक्टिविटीज़ के लिए कि ना इन टच रहते एक्टिविटीज़ में ना। लेकिन क्योंकि बचपन से ये ख्वाहिश थी कि कुछ इस तरह से अचीव करना है जिसमें एक टाइम में ख़ुद को प्राउड हो कि पाकिस्तान लेवल पे मेरे फादर को भी काफ़ी इस चीज़ की थी कि अगर मेरे बेटे नहीं तो बेटियों में से कुछ अचीवमेंट्स होनी चाहिए। तो वो स्टार्टिंग से कहते थे कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है। अच्छा। तो इस तरह से मैं कॉलेज लेवल पे कुछ गेमें प्ले करती थी। लेकिन आपका भी क्रिकेट से स्टार्ट तो नहीं था? नहीं। अच्छा, मैं वॉलीबॉल से स्टार्ट किया था। तो वो एक फ़न गेम कह लें कि आप एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत आपकी होती थी। लेकिन हमारे बड़े ऑनरेबल टीचर्स थे हमारे कॉलेज के, तो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया 2012 में। मेरी जर्नी जो है 2012 में स्टार्ट। ओके। तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप का टूर है तो आप लोग जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करें। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ कह रही। तो उन्होंने हमें 6 मंथ जो है वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया, ट्रेनिंग करवाई। और इस तरह से नहीं कि हम डायरेक्टली चले गए। और काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट था 2014 में, काफ़ी सारी उसमें टीमों ने, वर्ल्ड की टीमों ने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें फिर हमने 6 मंथ आपने देखी होगी दंगल मूवी। लाइक मेरी सेम स्टोरी। इस तरह से आपको भी सुबह 4 बजे उठना पड़ता था? हाँ, सुबह 4 बजे उठना पड़ता था और घर की काम वगैरह भी और सारी चीज़ें खुद देखनी। और फिर ये काफ़ी जो थी न्यू चीज़ थी कि हम कबड्डी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी जो है हार्डशिप्स को भी फेस करना पड़ा। अच्छा, ये कबड्डी अगर देखा जाए तो हमारे जब दिमाग में आता है तो हमें लगता है कि शायद ये मर्दों का खेल है कबड्डी। और बचपन में भी हमने देखा है लड़के ही खेला करते थे, लड़कियां थोड़ी कम ही होती थी। तो क्या जब इसमें गए तो क्या था कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो फर्स्ट फीलिंग क्या थी आपकी? फीलिंग ये थी कि ख़ुद को ये लगता था कि नहीं, ये गेम जो है ना हमारे लिए नहीं बनी है। हाँ, और फैमिली में भी एक आपको पता रिलेटिव्स और इस तरह से आपको इनकरेज नहीं करते। वो कहते हैं गेम्स कर रही हैं लड़कियां, ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया और मैं प्लेइंग सेट में खेली और लोगों ने मुझे देखा टीवी पे। तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, ये तो हमारा खेल रही हैं। तो उसके बाद एक मोटिवेशन दोबारा से आई कि लोग आपको देखती हैं तो फिर आपने कुछ अचीव किया है तो वो भी आपको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। तो इस चीज़ से बड़ी मोटिवेशन थी। तो उसके बाद फिर मैंने फिर वो आपकी एक जो जर्नी स्टार्ट की और मैंने अपना इंटरेस्ट जो है ना, क्या बात है। अच्छा रहीला, जैसे मैंने बात की कि ये मर्दों का खेल जाना जाता है, कबड्डी को ख़ास तौर पर कहा जाता है, और अब मेरे ख्याल से आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा कबड्डी के अंदर ही है। तो इसमें सख्त ट्रेनिंग होती है, जिस तरह आप बता रही हैं कि जाके आपने हाथ लगाना होता है, फिर आपने उनको पकड़ना, ग्रैब भी करना होता है। तो इसमें बड़ी ताकत, हिम्मत भी चाहिए और कह लें कि एनर्जी भी चाहिए होती है। तो जब फर्स्ट आपने देखा तो आपने तो कहा था कि मैंने अच्छा पहले हाथ लगाने वाला बनना है, फिर मैंने ग्रैब करना है। लेकिन इसके लिए कितनी ट्रेनिंग चाहिए, कितना सख्त मुशक्क़त वाला काम, कितनी हैवी डाइट चाहिए, कितनी एक्स्ट्रा इसमें जो है वो एनर्जी चाहिए होती है? एक्चुअली में डियर ये चीज़ है कि देखिए, मेरी एक्चुअली में बेस स्ट्रॉन्ग थी। मैं स्टार्टिंग से ही एथलीट थी। तो मेरी एक बेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और पावर के लिहाज से नेचुरल, अल्लाह ताला ने मुझे एक नेचुरल पावर भी दी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मल लड़कियों से ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरे अंदर ज़्यादा पावर थी, ज़ोर था शायद, या मेरे मसल स्ट्रॉन्ग हो चुके थे अब तक। तो इस वजह से मुझे इतनी मुश्किल नहीं लगी कबड्डी।
मुझे ईजी लगी, पर क्योंकि मुझे बस ये फिर अच्छा लगने लगा कि यार पकड़ के फेंकना ही है। और दूसरा फिर जब अप्रिशिएशन की जाती है कोचेस की तरफ से, टीम की तरफ से, फिर मेरी सिलेक्शन हो गई, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। घर वालों ने सपोर्ट कर लिया था? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में एक्चुअल में दादके में कोई नहीं था, अच्छा। नानके में थे, तो फादर माशाल्लाह बहुत सपोर्टिंग है, मदर बहुत सपोर्टिंग है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। एक्चुअली मैं छोटी थी बहन भाइयों में, कभी किसी ने ये कोई इतराज़ नहीं किया कि क्या करी है। सही। बिल्कुल फ्रीडम थी, फुली फ्रीडम थी हर चीज़ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर चीज़ को बहुत इन्जॉय किया, स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा, मेरी बहुत लॉन्ग जर्नी है स्पोर्ट्स में, बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया इसमें। फिर मुझे एक चीज़ समझ आई कि जो अल्लाह ताला आपको देते हैं वो बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। शायद मैं क्रिकेट में जाती तो मुझे वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो मुझे कबड्डी में बहुत इज़्ज़त में मिली। अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्ल्ड कप के लिए प्रेजेंट करने एकदम मैं स्विच किया और पाकिस्तान को प्रेजेंट किया। सबसे बड़ी बात ये जो ग्रीन कोट हमें मिलता है, ये बहुत ऑनरेबल बात होती है। तो जब ये मुझे मिला मुझे बहुत अच्छा फील आया कि नहीं। और फिर वर्ल्ड कप में पहली टीम कबड्डी की है जिसने ब्राउन मेडल लिया है अब तक हिस्ट्री में। और सबसे बड़ी बात यह है जो हम कभी भी भूल नहीं सकते कि हम वो फर्स्ट लोग हैं जिन्होंने मेडल लेके आए हैं पाकिस्तान में। क्या बात है। तो फिर मुझे एक चीज़ सबक मिली कि नहीं, हमें बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ देनी चाहिए, वो आपके लिए बेहतरीन नहीं करता है। अच्छा, इसके लिए कितनी डाइट कौन सी चाहिए होती है, मतलब इसमें किस तरह की डाइट लेते हैं आप लोग? मोस्टली डाइट इसमें हेल्दी डाइट चाहिए होती है, जैसे इसके मिल्क एग्स वगैरह तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है हमें। अच्छा। थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शंस में लेना पड़ता है और हमें बार बार भी खाना पड़ता है। अच्छा। ताकि हम अपनी जो एनर्जी है वो रिकवर कर सके। नॉर्मली ही हर चीज़ खाते हैं, बस एटलीस्ट जैसे मीन्स के नॉर्मली लोग देसी घी यूज़ नहीं करते। हाँ। तो वो हमें हम करते हैं क्योंकि वो बेस अच्छी बनाता है आपकी। तो हम देसी घी वगैरह भी इस तरह की देसी हेल्दी जैसे कहते हैं देसी डाइट वो हम यूज़ करते हैं। देसी घी हो गया, दही दूध, ये सारी हर चीज़ हम यूज़ करते हैं। वाह जी वाह। जिनसे लोग भागते हैं ना, हाँ। वो हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत हेल्दी भी है और नॉर्मली देखा जाए तो हर किसी को लेना चाहिए। लेकिन फिर हमारे यहाँ पे आ जाता है कि अच्छा हमने अगर इस तरह की हेल्दी डाइट लेनी है तो फिर अपने आप को मेंटेन कैसे रखें, ये आपने फिर हमें हमारा बताना है कि अच्छा इतनी हैवी डाइट ले रहे हैं तो फिर मेंटेन कैसे रखते हैं माशाल्लाह खुद को कि हमने फिट भी है रहना है। मुझे बहुत सारे लोग वैसे तो देख के कहते हैं कि आप कबड्डी प्लेयर नहीं लगती, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, आज ज़रूरी नहीं होता कि आप पावर से ही अपनी ओपोजिशन को कर सकते हैं। आपकी टेक्निक्स भी बहुत मैटर करती हैं, आप टेक्निकली खेलते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर हम डाइट अपनी कुछ इस तरह से लेते हैं कि अगर हम जो नॉर्मल रूटीन में पाकिस्तानी ज़्यादातर आपको पता है सेम वही ब्रेकफास्ट लंच और देसी चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ आपकी एक्टिविटी जो है अगर आप डाइट इस तरह से हेल्दी लेते हो तो आपकी एक्टिविटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आपको ये नहीं कि आपने बैली फुल करना है अपना, आपने अपना जो है ना पोर्शन को कंट्रोल करना है और उसके साथ अपनी एक्टिविटी आपको जो है ना वो करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो अब तो आप लोग माशाल्लाह कबड्डी प्लेयर्स हैं, आपको पता है कि टेक्निक्स कैसे करनी है, तो अब तो लोग आते जाते डरते होंगे कि इनको नहीं छेड़ना हमने, कहीं से यहाँ से घुसना, यहाँ से जो है ना वो हमें पड़ जाना है, एक जो है चपेट भी पड़ जानी है और इनसे नहीं हमने लड़ना। ऐसा होता है कभी? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ नहीं कभी, बट ये कि देखा जाए तो हम एक जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पार्ट में आती हैं कि उनको हमसे बहुत सी चीज़ें एक इंस्पिरेशंस मिलती है। हाँ। कि यार स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लड़कियों को। अब तो माशाल्लाह से लड़कियां स्ट्रॉन्ग हैं भी, ये नहीं कि सिर्फ हम कबड्डी प्लेयर हैं तो इसलिए लोग हमसे डरते होंगे कि जी इस ना। हाँ नो डाउट हम नॉर्मली जैसे मम्मी डैडी बॉयज़ या इस तरह के बॉयज़ को समझ नहीं आती एथलीट्स, तो इस वजह से हम इंस्पिरेशंस हैं बाकी जितनी भी फीमेल्स हैं कि फीमेल्स कोई भी हो, मैं चाहे वो वुमेन हो या हाउसवाइफ हो या वर्किंग लेडी हो, कोई भी हो, उनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली भी और मेंटली भी ऐसी है। लेकिन मुझे ये बताइए अब नेक्स्ट कोई आ रही है चैम्पियनशिप जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? फिर सेकंड जर्नी रग्बी भी हमने खेली पाकिस्तान लेवल पे। एक्चुअल में रग्बी और कबड्डी थोड़ी मिलती जुलती थी, सेम एज इट थी टैकलिंग, तो इस वजह से हमने रग्बी, उसके बाद फिर मैंने 14 के बाद रग्बी स्टार्ट कर दी। पाकिस्तान लेवल पे मेरी रग्बी में भी सिलेक्शन होगी, तो रग्बी में सिलेक्शन होने के बाद हम पाकिस्तान से बाहर रग्बी भी खेल लेंगे। एक्चुअल में रग्बी भी बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे कबड्डी को बहुत कम लोग जानते हैं कि कबड्डी की टीम भी है पाकिस्तान में, रग्बी की टीम भी है पाकिस्तान में।
तो इस वजह से इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से प्रेजेंट किया और अल्लाह ताला ने इन दोनों गेमों में हमें बहुत ज़्यादा इज्जत दी। तो आपका भी यही इस तरह जर्नी है कि एक तो कबड्डी साथ कर रही हैं, लेकिन जिस तरह राहिला रग्बी भी कर रही है, तो आप भी कोई और बिल्कुल कबड्डी में जैसे मैंने आपको बताया अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त से नवाजा। और तो उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट जो है वो इस तरफ स्पोर्ट्स की तरफ से इंक्रीज़ हो गया। और फिर मैंने इसके बाद 5 टूर्स थे मेरे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया मैंने 5 कंट्रीज़ में। वर्ल्ड में ब्राउन मेडल और एशिया की सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मैं। तो माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर घर वालों का क्या फीडबैक था, और जो रिश्तेदार जो पहले तनकीद करते थे, तो फिर उनकी क्या फीडबैक आया, उन्होंने फिर क्या कहा? फैमिली में बेसिकली मैं और मेरी सिस्टर है जिन्होंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। तो जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान लेवल पे हमें इज़्ज़त से नवाजा, तो उसके बाद फैमिली वालों ने, आपको पता है जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर आपको सब लोग जो है वो अप्रिशिएट ही करते हैं। ट्रू, ऐसे ही है। फिर आपको हर कोई प्यार भी करता है, हर कोई कहता है जी ये हमारा रिश्तेदार है, ये जो टीवी पे आ रहे हैं हमारे रिश्तेदार है। पहले यही लोग जो है ना वो तनकीद कर रहे होते हैं। तो जब ये जो ख़वातीन हैं, अब इनका कितना रुझान आता जा रहा है, ख़ासतौर पर इस तरह की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ये जो खेल हैं, अब इनमें आ रही हैं ख़वातीन? बिल्कुल आ रही हैं। एक्चुअल में एक्टिविटी के अलावा सबसे बड़ी बात, आप मेंटली और हेल्थी फिट रहते हैं। अच्छा। आप चाहे कोई भी स्पोर्ट्स करो, आपको जिस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपको उसमें आना चाहिए। एक तो आपका माइंड बहुत ग्रो करता है। सबसे पहली बात, आपको स्टडी भी इजी लगती है जब आपका माइंड शार्प चलता है, और वो फिजिकल एक्टिविटी से ही चलता है। आपका कंप्यूटर से, मोबाइल से, इस तरह की किसी भी गेमिंग जोन से आपका माइंड इस तरह का ग्रूम नहीं करता जो फिजिकल एक्टिविटी से करता है। तो इसलिए लड़कियां वैसे आती भी हैं, क्योंकि बेसिकली हम डिपार्टमेंट से खेलते हैं। तो डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सारी गर्ल्स यही सोच कर आती हैं कि यार हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट जॉब सिर्फ डिपार्टमेंट वापडा देता है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो फीमेल्स की जो स्पोर्ट्स है उसको इस तरह प्रमोट नहीं करते हैं। तो इसलिए डिपार्टमेंट जो वापडा है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, गर्ल्स को गवर्नमेंट जॉब्स देता है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट जस्ट टाइम पीरियड स्टाइपेंड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें देते हैं, जॉब नहीं देते हैं। लेकिन क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? मतलब क्या फंड्स की कमी होती है या स्पॉन्सर्स नहीं आते? मतलब हमारे यहाँ पे एक कॉमन जुमला बोला जाता है कि खेलों में ज़्यादातर जो है ना क्रिकेट पर फोकस किया जाता है, स्पॉन्सरशिप्स भी उनके पास जाती हैं, गवर्नमेंट भी शायद उन्हें ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। एक जो आम जो एक माइंडसेट बना हुआ है हमारा, तो क्या वाकई ऐसा है और बाकी जो खेल हैं उन्हें सफ़र करना पड़ता है? फिर ये बहुत बड़ी एक रियलिटी है कि बिल्कुल ऐसे ही है, और हर कोई जानता है कि सिर्फ क्रिकेट के अलावा किसी गेम को मतलब प्रमोट नहीं किया जाता, सपोर्ट नहीं किया जाता। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे बॉयज़ गए हुए हैं कबड्डी में कनाडा, वहाँ पे वो खेलते हैं क्लब्स की तरफ से, उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो कि गर्ल्स को भी मिलनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये, हम जैसे मीन्स के नॉर्मली देखिए हम एशियन सिल्वर मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड के ब्राउन मेडलिस्ट हैं। और आपको मैं एक छोटी सा एक वाक़या बताती हूँ मलेशिया का। हमारी ओवरऑल 12 की टीम होती है और हम जस्ट 9 गर्ल्स के साथ सिल्वर मेडल लेके आए थे। हमारी 3 गर्ल्स का वीज़ा ही नहीं लगा था, फिर भी अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज्जत से नवाजा। हमारे पास ऑप्शन में प्लेयर नहीं थे चेंज करने के लिए, और हमारे प्लेयर्स इतना ज़्यादा थक चुके थे कि हम उस टाइम बिल्कुल स्पीचलेस थे कि हम क्या कर सकते हैं। फिर भी हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने, जस्ट हम इंडिया से हारे थे, बाकी ओवरऑल सारे मैचेस हम जीत गए थे उन्हीं 9 प्लेयर्स के साथ। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और आपको बहुत बड़ा सबक भी देती हैं कि एटलीस्ट, और ये सबसे बड़ा सबक होता है हमारी फेडरेशंस के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, कि देखिए अगर आपके पास टैलेंट है तो उसको प्रमोट करना है, उसको जो है जनाब पॉलिश करना है। और पाकिस्तान लेवल पर तो वो आपका नाम रोशन करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जनाब वो इंटरनेशनली भी आपको रिकग्नाइज करवाएंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। और अभी भी कम वसाइल में रहते हुए आप लोगों ने बहुत कुछ किया है पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आई, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। हमारे साथ अमारा रज़ाक मौजूद थी और राहिला मौजूद थी, और इनके हवाले से हमने जाना है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। और जनाब यहीं पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मज़ीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू डाको लाहौर। जनाब, आप कुछ बात कर लेते हैं ख़वातीन की सेहत के हवाले से, और ख़वातीन की तरक्की के लिए ना उन्हें ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक देनी चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर हम हामला ख़वातीन या फिर दफातर में काम करने वाली ख़वातीन की खुराक की बात करें तो उनमें जो ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाएँ होती हैं ना, वो होना बेहद लाजमी है। और हम देखते हैं कि जनाब हमल के दौरान औरतों की ग़िज़ाइयत का ख्याल ना रखना एक बहुत आम मसला भी है, क्योंकि अगर खुराक में ज़रूरी ग़िज़ाइयत नहीं होगी तो बहुत सारे जो मसाइल हैं वो भी पैदा हो सकते हैं। बहुत से केसेस में हमें कभी माँ की तो कभी बच्चे की जान को ख़तरा भी लाहक हो सकता है। अगर खुराक में फॉलिक एसिड की कमी है तो न्यूरल ट्यूब में ख़राबी हो जाती है, और जो बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी माजूरी की वजह भी बनती है। और इसी तरह अगर आयरन की कमी है तो हर वक्त थकावट महसूस की जाती है, क्योंकि इससे हामला ख़वातीन का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। ऐसे और सी बहुत सी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जो जल्दी नहीं ठीक होते हैं। कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है, इसी के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और ये तमाम तर चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। हम डॉक्टर्स के पास तो भागते हैं और वो भी हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये मल्टीविटामिन्स खा लें, ये चीज़ें खा लें, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमने ये कितने लेने हैं, और इनके साथ साथ जो नेचुरली हमें डाइट है उसको कितना इम्प्रूव करना है। इसके साथ साथ कि जनाब हमने प्रेगनेंसी से पहले अपनी डाइट का ख्याल कितना रखना है, वो कितना मैटर करता है, हेल्दी डाइट और हेल्थी रहना। तो इस हवाले से हम बात करने वाले हैं कि वर्किंग वुमेन्स जो कि प्रेग्नेंट हैं या आगे वो प्लानिंग कर रही हैं तो उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, किस तरह वो अपनी डाइट का ख्याल रख सकती हैं। तो इन स्टूडियोज़ में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फौजिया शराजी मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। फौजिया, आपको वेलकम कहती हूँ डाको लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फौजिया, आज हम वर्किंग वुमेन्स के हवाले से या फिर कह लें कि जिन्होंने कंसीव करना है उस हवाले से बात करेंगे कि उनकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि प्रेगनेंसी से पहले आपका हेल्दी होना कितना मैटर करता है? अब प्रेगनेंसी से पहले का जो पीरियड है इसको हम लोग कहते हैं प्री कंसेप्शन पीरियड। अब ये इसके ऊपर इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। बाहर के मुल्कों में बाकायदा इसकी काउंसलिंग की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। ओके। अब ये पीरियड हमारे लिए इतना ज़रूरी होता है, नॉट जस्ट फॉर वेमेन बट ऑल्सो फॉर मेन, क्योंकि मेन का भी यहाँ पे इतना बताया नहीं जाता। चले वेमेन का तो थोड़ा बहुत कह देते हैं कि फॉलिक एसिड एंड ऑल दैट, लेकिन मेन का नहीं बताया जाता। अब बात यह है कि आपकी लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़, आपकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, इट मैटर्स अ लॉट। अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी डेफिशिएंसीज आ रही हैं, कोई मसला आ रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द बेबी, और सिर्फ कंसेप्शन के अंदर नहीं, थ्रू आउट द लाइफस्टाइल। विल टॉक अबाउट हाउ। अब ये देखें आपके हमारे पास सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। विटामिन डी की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी और नॉर्मल साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी PCOS बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब विटामिन डी की अगर हमारे पास डेफिशिएंसी होगी इन औरतों को तो क्या होगा, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली इट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ डायबिटीज़। अब जब इनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्या होगी, एनोव्यूलेशन, यानी उनमें एग प्रोडक्शन नहीं होगी। ओके। जब एग प्रोडक्शन नहीं होगी, ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू कंसीव तो काफ़ी मुश्किल होगी। यू कैंट। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा कि सिर्फ औरतों में नहीं, मेन के अंदर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जिस तरीके से क्या होता है कि मेन के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स दे फॉल, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट उनका कम हो जाएगा। अब फॉलिक एसिड का जिस तरीके से आपने बताया, मेन के लिए भी वो अच्छी चीज़ है, वेमेन के लिए भी अच्छी चीज़ है। वेमेन के लिए अब देखें हमारे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जाएंगे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब हमें पता चलेगा कि प्रेगनेंसी हो गई है। ठीक है, जब वी आर सस्पेक्टिंग कि पर्सन इज़ प्रेगनेंट, सिर्फ तब जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। अब द थिंग इज़, तब जब आपको पता चल रहा होता है, कभी 1 महीना गुजर चुका होता है, कभी 2 महीने, कभी हाँ, एग्जैक्टली। हाँ। अब जो फॉलिक एसिड की आपको ज़रूरत होती है, जिस सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो आपको चाहिए होता है न्यूरल ट्यूब बनने के लिए। Okay. और न्यूरल ट्यूब जो बेसिकली क्लोज हो जाती है वो 4थे हफ्ते में क्लोज हो जाती है। अब ये देखें आप कि पहले 2 हफ्ते तो चले वो कंज्यूमेशन हो गई, फिर बाद में उसके बाद के जो एग है वो इम्प्लांट हो गया, फर्टिलाइज्ड एग जाके उसकी डिवीजन हो गई। तो अब न्यूरल ट्यूब की जब प्रोडक्शन होनी है वो 4थे हफ्ते के अंदर उसने क्लोज हो जाना है। आपको सिर्फ तब तक उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब 4थे हफ्ते के बाद अगर आप खाते भी रहेंगे कोई फायदा नहीं है उसका? बिल्कुल, थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ ऑफ नो यूज़।
कोई मसला नहीं। आप ये देखिए स्पाइना बाइफिटा बच्चे, अब न्यूरल ट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिससे सारे के सारे बच्चे के ऑर्गन सिस्टम्स बनने हैं, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका ये जो पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सारे उससे बनेंगे। अब एक आपकी बेसिक चीज़ जो है, इंट्रिंसिक चीज़ ही जिसके अंदर मसला आ रहा है, अगर वो ही नहीं ठीक बन रही तो वो कैसे बनेंगे। और इसका काफ़ी मसला आता भी है। मैंने बहुत केसेस देखे स्पाइना बाइफिटा, बहुत ज़्यादा केसेस, अक्सर बच्चों को जो कंजेनिटल अनॉमलीज हो जाती हैं, सही से फिजिकल प्रोडक्शन क्या कह सकते हैं, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होती है, वो इसी वजह से होती है। अब बात ये है कि औरतों को भी और आदमियों को भी कम से कम 6 महीने पहले से सप्लीमेंटेशन शुरू कर देनी चाहिए। ओके। और इसके अलावा आदमियों में जिंक और सेलेनियम डेफिशिएंसी, जिंक और सेलेनियम डेफिशिएंसी इट इज़ द मेन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेन। अगर वो उनमें इस चीज़ की डेफिशिएंसी है तो उनको चाहिए, अब जाहिर है अगर आप कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने की, 6 महीने पहले से प्लानिंग करें। औरतों को भी सप्लीमेंटेशन शुरू करनी चाहिए, मेन को भी, मेन को स्पेशली जिंक, सेलेनियम और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन शुरू करनी चाहिए। कैल्शियम इसलिए क्योंकि एक तो कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा एड करता है, स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर एड करता है और मोर्टिलिटी के अंदर भी एड करता है। अब देखें, जेनेटिक्स जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट वी कैन कंट्रोल। हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, इसके अंदर हमारे पास न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है, दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन डू। ठीक है, अब एक बैलेंस डाइट रखें जिसके अंदर आपके RDAs हैं। आप मुझे अक्सर मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं हाउ आर वी गोइंग टू नो द RDAs कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं। ठीक है, अभी एज एजिंग पॉपुलेशंस जो है ना उनके लिए पर्टिकुलरली सेट नहीं हुई, लेकिन USDA उन्होंने अपनी एक रिक्वायरमेंट सेट की हुई है। आप जाइए, आपको देखें अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, आपको दिमाग दिया है, आप इसका इस्तेमाल करें। NHS की साइट्स हैं, NHS USDA है हमारे पास। अच्छा। ये इनकी साइट्स पे जाएं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप लैक्टेटिंग हैं, आप मैंने वेमेन है, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस एज के लिहाज से क्या रिक्वायरमेंट है। फिर आपको इसके अलावा इन चीज़ों का भी पता चल जाएगा कि आपकी जो खाने की चीज़ें, आपको ये होगा कि आपको, अक्सर लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ क्यूरियोसिटी होती है कि हम खा रहे हैं, इसके अंदर क्या है, क्या है। एग्जैक्टली। वो न्यूट्रिएंट्स जो है ना आपको उनका पता चल जाएगा अच्छे तरीके से। आप देखें, लेट्स से कि आपने देखना है कि मिल्क के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। USDA के साइट के ऊपर आप जाके लिखें कि मिल्क के अंदर कितने हैं, वो सारा आपको प्रोफाइल आ जाएगा। देखिए, आपने अगर आपको यहाँ पे पाकिस्तान में डाइटिशियंस के पास लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि एक तो एक एलीट क्लास चाहिए, दूसरी बात ये कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें जो हैं आपको आराम से, ये रिसोर्सेज नेट पे अवेलेबल है इजीली, और वहाँ पे आपको कोई पे भी नहीं करना पड़ेगा, इजीली आपको वहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन करना आना चाहिए। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी खुराक के अंदर क्या चीज़ है, आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेंगे। एक बार मसला होगा, 2 बार मसला होगा, बाद में आप ये बैलेंस आउट चीज़ें कर लेंगे। इसके बाद जो चीज़ आ जाती है, हमारे पास एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है जिसके बारे में कभी भी बात नहीं की जाती है। प्रेगनेंसी के अंदर भी इसका बहुत रोल होता है और प्री कंसेप्शन हेल्थ में। आपकी लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ कैसी हैं ये मैटर करती हैं। लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ के अंदर अगर आदमी स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करता है, दिस इज़ गोइंग टू हैव अ मैसिव इफेक्ट ऑन द बेबी। तो ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी एटलीस्ट 6 महीने पहले से। उसके बाद जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स का कह रही थी मैं, हम लोगों के अंदर, अब आपको बताती हूँ कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। प्लास्टिक का इस्तेमाल हो गया, इसके अलावा हमारी हैवी मेटल्स कंटामिनेशन इतनी होती है यहाँ पे। और देयर इज़ वन फनी थिंग अबाउट द हैवी मेटल कंटामिनेशन। बाहर के मुल्क में मरकरी एक हैवी मेटल है। ये बेसिकली इसकी कंटामिनेशन, इसका एक्सपोजर कहाँ से हो रहा होता है लोगों को बाहर के मुल्कों में? ये हो रहा होता है उनको सी फूड के ज़रिए, क्योंकि सी फूड जो है ये हमारे पास बड़ी मछलियाँ, शार्क, मैकरेल वगैरह, इनके अंदर काफ़ी होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कहाँ से एक्सपोजर हो रहा होता है? वाइटनिंग क्रीम से। जो हमारे पास लोकली प्रिपेयर्ड वाइटनिंग क्रीम्स जो अवेलेबल हैं। अब तो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स भी आ गए हैं, अगर आपको अपने लिए यूज़ करना है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ रीड द लेबल्स। ये गोल्डन पर्ल, ETC, इस तरह की डोंट यूज। सस्ती वाली जो क्रीम्स मिलती है इनसे इस्तेमाल भी करें। ये इसलिए करना है क्योंकि दीज कैन कॉज मिसकैरेजेस, आपके अपनी हेल्थ का बेड़ा गर्क करेगा। दूसरी बात ये कि ये आपके बच्चे की न्यूरोमस्कुलर हेल्थ, आप जो कहते हैं ना, अक्सर माओं को होता है हमारे बच्चे ज़हीन हो, जेनेटिक्स मतलब उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पा रही होती है वो इन तमाम तो चीज़ों की वजह से, और खासतौर पे फॉलिक एसिड की वजह से। और इसके अलावा हमारे पास और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। कोलिन हो गया, हम इसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती। कोलिन की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो मेन के लिए 550 मिलीग्राम्स है और जो विमेन के लिए है वो 420 मिलीग्राम्स है। और
थ्रू आउट प्रेगनेंसीज की हमें ज़रूरत होती है और बहुत शदीद ज़रूरत होती है, क्योंकि अब देखें हम लोग न्यूरल ट्यूब पे तो फोकस कर लिया है, अब आगे बाकी सिस्टम्स भी तो हैं, हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, आपको कोलिन लेनी है। आपको ये देखें अगर आप दिन में 1 से 2 अंडे ले लेते हैं ना तो आपकी 50% आरडी है उधर से ही पूरी हो जाती है। ठीक है, ओके। आप कोलिन आपको वहाँ से मिल जाता है, नहीं तो सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं अक्सर। लेकिन सप्लीमेंट से ज़्यादा हम लोग आज जो कर रहे हैं ना फौजिया, फोकस जिस पे कर रहे हैं वो नेचुरल डाइट पे कर रहे हैं कि नेचुरल डाइट से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं जो एक तो मदर के लिए भी अच्छी हो और बच्चे की डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी हो, क्योंकि आजकल की डाइट में मिलावट बहुत ज़्यादा है, हमें खालिस चीज़ नहीं मिल रही होती है। तो मल्टी वाइटामिन्स तो हमने खाने ही खाने, लेकिन साथ कौन कौन सी ऐसी डाइट लें जो हमारे लिए भी अच्छी और बच्चे के लिए भी अच्छी? देखिए अब इसके अंदर मैं हमेशा कहती हूँ बैलेंस इज़ द की। बैलेंस इज़ द की वो इस तरीके से कि आपने अपनी डाइट डाइवर्स रखनी है, उसके अंदर आपने प्रोटीन ऐड करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करने हैं और अपने फैट्स भी ऐड करने हैं। और इनके जो सोर्सेज होने चाहिए वो थोड़े डाइवर्स होने चाहिए। रेनबो प्लेट जिस तरीके से मैं हमेशा कहती हूँ, रेनबो प्लेट होनी चाहिए आपके। अब बात यह कि प्रेगनेंसी के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अंदर आपको ये जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, कोलिन हो गई आपके पास, इसके अलावा जिंक, सेलेनियम, ये और न्यूट्रिएंट्स जो आपको मिलते हैं ऑर्गन मीट्स में बहुत मिलते हैं, जिस तरीके से आपके पास लिवर हो गया, ये ऑर्गन मीट्स आप कंज्यूम करें लेकिन विद इन मॉडरेशन, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है आपने। प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आपकी वैसे बहुत ज़्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी में, पहले ट्राइमेस्टर में कुछ नहीं होता है। पहले ट्राइमेस्टर के अंदर आपका अगर ये एक मिथ बनी हुई है कि आपने कि पहले ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा खाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले ट्राइमेस्टर के अंदर आपका अगर वेट गेन होना चाहिए तो वो हद 1 to 2 किलोग्राम्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले ट्राइमेस्टर के अंदर ओवर ईट कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली आपके बेबी के लिए वो चीज़ बुरी है, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, क्रेविंग्स होना, दैट्स अनदर थिंग, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे कि डिफरेंट लोगों को बहुत डिफरेंट अजीबोगरीब क्रेविंग्स होती है, उस पर बात करेंगे। लेकिन जिस तरह प्रोटीन्स की आपने बात की फौजिया, प्रोटीन का सोर्स किस तरह का होना चाहिए? चिकन होना चाहिए, रेड मीट होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? अब देखें हमारे पास 2 सोर्सेज हैं प्रोटीन के, हमारे पास प्लांट सोर्सेज हैं, हमारे पास एनिमल सोर्सेज। अगर अब जाहिर है हमारे पास इसकी एक तो बायो अवेलेबिलिटी की बात आ जाती है कि एनिमल सोर्सेज आर ऑलवेज बेटर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो टूट अच्छे तरीके से जाते हैं, हमें उससे प्रोटीन और जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स वो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्लांट सोर्सेज, जिस तरह दालें हो गई, लेंटल्स हो गए, ये सोर्स अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ तब काम करेगा जब आप इसको विटामिन सी के साथ लेंगे। अब क्या करें, अब देखें यहाँ पे हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन भी ऐसी है कि हर कोई रोज़ गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब दाल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें उसके ऊपर आप लीमू जो है, आधा लीमू ना छोड़ लें, विटामिन सी का सोर्स है, उससे बायो अवेलेबिलिटी उसकी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स जो है अल्टीमेटली वो भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन क्या ये प्रेगनेंसी के दौरान ये रेड मीट या फिर मीट खाना चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए, इसकी आपको ज़रूरत है। लेकिन ये है कि रेड मीट जो है ना, अगर आपको यूरिक एसिड वगैरह ये इश्यूज अगर हैं या आप ओवरवेट हैं, थोड़ा सा आपको मॉडरेशन में लेना चाहिए कि लाइक यू कैन टेक इट 2 to 3 times a week, इससे ज़्यादा एक्सीड मत करें। आप लीन प्रोटीन सोर्सेज की तरफ रहें जिसमें फ़ैट ज़्यादा नहीं होता। वो रेड मीट में भी हमारे पास लीन सोर्सेज आ जाते हैं वैसे तो, या पोल्ट्री जो है वो होती लीन है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन हैव फिश जो है वो भी लीन सोर्स आ जाती है हमारे पास। तो ये हमारे पास बायो अवेलेबल और काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। ठीक है। अच्छा, दूसरा ओमेगा 3 के बारे में बात की जाती है, कैल्शियम के बारे में बात की जाती है, ये किन किन सोर्सेज से हमें मिल सकते हैं? अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ओमेगा 3 हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। प्रेगनेंसी के अंदर इनका इतना मेजर रोल होता है एंड नोबडी एवर टॉक्स अबाउट इट। अब प्रेगनेंसी में आपके बच्चे का जब ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है वो वहीं पे रुक जाएगा अगर आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं हैं। अच्छा, आप ये जो माँ हमेशा चाहती है ना, ये कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हीन हो, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट हो, उनकी कॉग्निटिव ग्रोथ अल्टीमेट हो, बहुत अच्छी हो। उनको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कोलिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे। इसकी रिक्वायरमेंट अब हमारे पास जो है नॉर्मली ओमेगा 3 की वो है 250 to 300 मिलीग्राम्स। अब हमारे पास अब लोग सप्लीमेंट्स की तरफ भागते हैं ओमेगा 3 के, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता उन्हें। वही बात ना। और दूसरी बात उसमें एक तो अक्सर रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो रही होती और देर एक्सपेंसिव। अब आपके पास अपने घर में एक इतना इनएक्सपेंसिव तरीका है, वो ये है कि आप अलसी के बीज, अच्छा, अलसी के बीज
1 टेबलस्पून, उनसे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। चिया सीड्स, दे आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3s। सबसे पहले आपके पास चिया सीड्स हैं, विच इज सोर्स ओमेगा 3s का, और 1 चम्मच, और अलसी के बीज 1 चम्मच ये ले ये रोजाना खाने हैं डेली? एक मतलब मॉडरेशन, जिस तरीके से आपने सैलड बनाया, अगर आपने सैलड देखिए, हमने हमारा फोकस किया एक न्यूट्रिएंट डेंस डाइट जिसके अंदर वैरायटी भी है और जिसके अंदर एक न्यूट्रिएंट कवर हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग लेट से हमने कलरफुल सैलड बनाया है, उसके ऊपर आप सीजनिंग के लिए थोड़ा सा ये स्प्रिंकल कर दें और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल की सीजनिंग कर दें, तो इट्स गोइंग टू बी अ बेस्ट स्नैक फॉर यू। अंदर अगर आप चिकन के बिट्स और पीसेस डालना चाह रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा आपके लिए स्नैक बन जाएगा। तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं। आप अच्छा, दूसरा इस दौरान ना घर वाले ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि दूध दही का इस्तेमाल किया जाए, साथ साथ फ्रूट्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप लोग खाएं। इसका क्या फ़ायदा होता है और इनसे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? फ्रूट्स जो लेने चाहिए ना, वो तो वैसे हमें थॉरली लेने चाहिए, लेकिन इसके अंदर हम लोग बेसिकली इसलिए कर रहे होते हैं वही अगेन न्यूट्रिएंट डेंसिटी की वजह से, और इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं। अब देयर इज़ अनदर न्यूट्रिएंट दैट वी कैन टॉक अबाउट, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन वैसे तो फ्रूट से नहीं हमें मिलता, लेकिन हमारे पास आयोडाइज सॉल्ट इसका बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा हमारे पास सीवीड हो गई, एग, ये सोर्सेज बहुत डेंस हैं आयोडीन के। ये ब्रेन डेवलपमेंट में बच्चे के काम आएगा, ये भी हम लोग ले सकते हैं। दूसरी बात ये कैल्शियम की आपने बात की, कैल्शियम दूध के अंदर भी टू सम पॉइंट ही होता है, डेयरी के अंदर भी आयोडीन, तो उधर से भी हमें मिल जाएगा। और कैल्शियम हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, दूध दही का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं, इसीलिए कर रहे होते हैं ना। ये आप एक तो दही, हमें उससे कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, हमें उससे प्रोटीन मिल रही है, हमें उससे फैट मिल रहा है, हमें मतलब लाइक एक ऑल इन वन चीज़ है। और एक्चुअली मैं ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड भी करती हूँ जब आपका सिकनेस हो रही होती है, मॉर्निंग सिकनेस, बहुत खाने का कुछ दिल नहीं कर रहा भी होता है इसमें, हाँ। तो उसमें ये एक बहुत ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर का तो बहुत ज़्यादा बड़ा साइड इफेक्ट है ना, कि कुछ खाया ही नहीं जा रहा होता। आपके पास सेमी सॉलिड चीज़ आ गई है कि आप हार्ड चीज़ें नहीं खा सकते, तो योगर्ट जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे एक तो एक प्रोटीन भी आपको मिल रही है, कार्ब्स भी मिल रहे हैं, फैट्स भी मिल रहे हैं, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, कैल्शियम मिल रहा है। वैसे तो कैल्शियम का रोल जो ज़्यादा आता है ना, वो हमारे पास आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। अच्छा। जो नेक्स्ट 3 मंथ्स होते हैं जी, उसमें वो इसलिए आता है क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपके बेबी की बॉन्स जो हैं वो ऑसिफाई हो रही होती हैं, वो हार्ड हो रही होती हैं। अब क्या होता है कि जब आप मदर जो है, जब वो कैल्शियम नहीं ले रही होती, इसके सप्लीमेंट नहीं ले रही होती, डाइट के अंदर रिच नहीं होता, इसकी बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट होती है 1000 to 1300 मिलीग्राम्स अब पर डे। यस, आपको वैसे दूध दही अगर आप 2 से 3 बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट आपकी 60 to 80% पूरी कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू टेक अ सप्लीमेंट विद इट, बिकॉज प्रेगनेंसी के अंदर रिक्वायरमेंट्स है हाई। अब ये जो है आपके दूध और दही ये रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करेंगे। और दूसरा, अगर आपकी मदर जो है वो नहीं ले रही है चीज़ें, क्या होता है, अब उसकी अपनी बोन्स क्या है, कैल्शियम से बनी हुई है। अक्सर माएँ आपको ये कंप्लेन कर रही होंगी अभी पोस्ट डिलीवरी भी, कि हमारी हड्डियों में बहुत दर्द होती है, अपना बेबी नहीं उठाया जा रहा होता। दिस इज़ बिकॉज जब वो उनका कैल्शियम जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी नहीं हो रही होती, उनकी अपनी बोन्स मेल्ट होती हैं, और वो बोन्स मेल्ट, उसका जो कैल्शियम होता है वो बेबी को जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि कीप अ न्यूट्रिएंट डेंस डाइट, और आप अपने सप्लीमेंट्स का ध्यान रखें। अब ये चीज़ें आपकी अगेन, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन से नहीं शुरू होती हैं, आपका प्री कंसेप्शन पीरियड से शुरू हो रहा होता है सब। तो ये तब से आप ध्यान करना शुरू करें और एंड तक इस तरीके से आपको ये लेनी चाहिए। और फ्रूट्स की आपने बात की थी, अब फ्रूट्स का रोल जो है वो तो ओवरऑल है ही है, लेकिन हमारा जो है 3rd ट्राइमेस्टर, इसके अंदर मैं कहती हूँ कि खजूरों का इस्तेमाल। अच्छा, खजूरों का इस्तेमाल। और एक्चुअली आई वाज स्टडीइंग अबाउट इट, तो सूरह मरियम के अंदर भी इसके बारे में जिक्र हुआ है कि हज़रत मरियम को कहा गया था कि वो खजूरें लें। तो अपने क्लाइंट्स को मैंने इस्तेमाल भी करवाई हैं। अगर जो मदर्स चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी जो है और वो कंफर्टेबल हो, मिनिमल टाइम में हो, क्योंकि लेबर पेन्स वो बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि ट्रायल का पीरियड होता है और काफ़ी हार्ड होता है, तो ये आपका वो ड्यूरेशन लिमिट कर देती हैं, कम कर देती हैं, और डिलीवरी टाइम बहुत इजी कर देती हैं कंपेयर टू के आप वो काफ़ी ज़्यादा देर। कितनी लेनी चाहिए फिर डेट्स? ये डेट्स जो होती है ना, इनकी रिक्वायरमेंट्स अगर आप दिन के अंदर 5 to 6 भी ले लें तो दैट्स गुड। वो इसलिए क्योंकि इसमें पोटासियम बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम होता है। आप लास्ट जो ट्राइमेस्टर है ना, उसके अंदर आप फोकस करें पोटासियम पे, मैग्नीशियम के ऊपर। और आपको पोटासियम से ये नहीं कि सिर्फ खजूरें ही लेनी है, आपको बनाना के अंदर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, पोटासियम मिल जाएगा, दूध के अंदर पोटासियम है। अगैन यू कैन गो फॉर अ मिल्क शेक, तीनों का मिल्क शेक बना लें, वो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी आपके अंदर। एक और चीज़, शुगर लिमिट करने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा शुगर।
अच्छा। वो इसलिए आपने देखा होगा आजकल की माएँ पाकिस्तान के अंदर ही कह रही होती है हमारा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, किसी की बात नहीं सुनता। और इवन मैं अपनी क्लास को पढ़ा रही थी, मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि पाकिस्तान में बच्चों को जब तक दो लगाई ना जाए तो वो क्यों नहीं सुनते हमारी बात। तो इसके ऊपर एक बाकायदा रिसर्च आई है कि पाकिस्तान के अंदर हम लोगों का शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है। ये हाई फ्रुक्टोज सिरप, हमारे पास जूसेस हो गए, कोई भी शुगर की चीज़ हो गई, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अल्टीमेटली क्या करती है, आपके बच्चे की कॉग्निटिव ग्रोथ वीक करेगी और ADHD। आपने देखा होगा पाकिस्तान में अक्सर ऐसे बच्चे उनमें ये मसला आ रहा है कि आप उनको एक चीज़ देते हैं, उनकी अटेंशन नहीं रहती। माएँ कहती हैं हमारे बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, फोकस नहीं रहता है उनका, और वो किसी दूसरी चीज़ को करने लग जाएंगे, दूसरी चीज़ से भी अटेंशन उनकी डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली चीज़ें जो आ रही है ना, ये हाई शुगर कंटेंट, ये मेरे ख्याल से एक और टॉपिक हमारे पास आ गया है कि जो हाई शुगर लेवल जो है ये किस तरह हमारे ब्रेन डेवलपमेंट को जो है डिस्टर्ब कर सकती है। इस पर भी हम डॉक्टर फौजिया को बुलाएंगे और इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज का सेगमेंट हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा है और जो ख़वातीन हमें देख रही थी उनके लिए भी बेहद अच्छा रहा होगा कि उन्होंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कब कब खाना है। हमारे साथ फौजिया शराजी क्लिनिकल डाइटिशियन मौजूद थी। फौजिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और इन तमाम तो चीज़ों पर हमारे साथ डिस्कशन की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मज़ीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हमने बात करनी है कि माजी बड़ा ही ताबनाक है, हाल कसम पुरसी का शिकार है और मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान है। बात करेंगे कौमी खेल हॉकी की। और पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी एक बार फिर से शायकीन की नज़रों का मरकज़ बन गया है और एक अरसे तक हॉकी के मैदानों पर हुकूमत करने वाला मुल्क पाकिस्तान अब हॉकी के मैदानों में बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करता हुआ हमें नज़र आता है। और उन्हीं हालात में भारत के अंदर एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का भी इनेकाद होने जा रहा है, जिसके लिए कौमी शाहीनों ने भारत की परवाज़ भर ली है और जिसके लिए पूरी कौम पुर उम्मीद है कि हॉकी के मैदानों से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी हमें। इससे पहले हम चैम्पियंस ट्रॉफी के मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू करें, एक दफ़ा जान लेते हैं कि जनाब पाकिस्तान हॉकी के मैदान में कितने अहम कारनामे सरअंजाम दे चुका है। और ये वतन अजीज़ के सर का तमगा है कि इसने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 4 बार वर्ल्ड कप जीता है। पाकिस्तान ने 3 बार एशियन हॉकी कप, 3 बार चैम्पियंस ट्रॉफी और 3 दफ़ा ही एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। और हॉकी में पाकिस्तान को दुनिया की सबसे कामयाब टीम्स में से एक जाना जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान ने 8 बार एशियंस गेम्स और 3 दफ़ा ओलंपिक गेम्स में अव्वल पोजीशन हासिल कर रखी है। यानी कि पाकिस्तान की हॉकी के मैदान में समेटी गई कामयाबियां किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। और अगर तारीख में देखा जाए तो हॉकी की सबसे कामयाब समझे जाने वाली टीम पाकिस्तान पर ये भी हालात हैं गुजरे हैं कि पाकिस्तान 2014 और 2022 के वर्ल्ड कप में शिरकत भी नहीं कर सका है। और हॉकी के मैदान में इतने उरूज के बाद ये जवाल बहुत दुख की बात है हम सब के लिए। और भारत में मुनक्किद होने वाली एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान की टीम वागा के रास्ते भारत पहुँच चुकी है। और इस इवेंट का पहला जो मैच है वो पाकिस्तान मलेशिया के खिलाफ, दूसरा कोरिया, तीसरा जापान, चौथा चीन, जबकि 5वां जो मैच है वो पाकिस्तान अपने रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। और पाकिस्तान के हॉकी के इस मैदान में कामयाबी के कितने इम्कानात हैं और पाकिस्तान हॉकी दुनिया पर हुकूमत करने के बाद इन हालात तक कैसे पहुंची है, इस हवाले से बात करेंगे और इसका मुस्तकबिल क्या ठहरने वाला है, इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है राना सुहेल ने हमें आज ज्वाइन किया है। सुहेल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? यार हम ठीक ठाक। सुहेल, सबसे पहले तो ये जो एशियन चैम्पियन ट्रॉफी है इस हवाले से थोड़े से मैं बात करना चाहूँगी, जो जिसका कल से शुरू होने वाले हैं हमारे मैचेस जो हैं और इंडिया में हमारी टीम मौजूद है वहाँ पर। मेरे ख्याल से अभी तो प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गया होगा उनका जी। तो मुझे बताइएगा कितनी उम्मीद है आपको और जो हमारे यहाँ से प्लेयर्स गए हैं कितनी मेहनत करके गए हैं और कितनी वो भी पुर उम्मीद है कि वहाँ जाके वो हरा के और चैंपियंस ट्रॉफी अपने लेकर आएंगे। लड़कों ने मेहनत तो काफ़ी की है। उसमें यह है कि जो हमारी जो टीम गई है वो यंग टैलेंट गई है इस दफ़ा। अच्छा। जो जूनियर्स प्लेयर हैं वो ज़्यादा हैं इसमें। अभी रिसेंटली जूनियर एशिया कप हुआ है। हाँ। उनमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अभी वो न्यू प्लेयर्स को लेके गए हैं, वो ट्राई कर रहे हैं। आगे जूनियर वर्ल्ड कप भी है, एशियन गेम्स भी है, ताकि जूनियर प्लेयर हैं जो अपना भरपूर फ़ायदा उठा सकें।
अच्छा, लेकिन जिस तरह पहला जो हमारा मैच है वो मलेशिया के साथ होने वाला है, जी। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको कि टफ मैच होने वाला है या इजीली उनको हम बीट कर सकते नहीं, हैं? मैच टफ होगा ये। अच्छा, मलेशिया जी, की टीम क्योंकि हमारे जो लड़के हैं ये heavy यंग हैं और मलेशिया के जो प्लेयर्स हैं वो अभी ओल्ड हैं। अच्छा जी, मतलब वो उनकी एक्सपर्टीज है जी, अभी वो फिलहाल इसके एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ आए हैं और हम अपने जो यंग टैलेंट के साथ गए हैं। तो किस तरह का आपको लगता है कि टफ थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन हमारा जो पाकिस्तानी टीम्स हैं उसको फिर भी जो है हैंडल कर सकती हैं? हमारी जो फॉरवर्ड लाइन है उन प्लेयर्स में स्किल है और हमें उम्मीद है कि वो बीट कर सकते हैं उन्हें। अच्छा, जी। और एंड पे है हमारा जी उसके साथ भारत के साथ, तो आपको क्या लगता है कि उसको हम किस तरह नाको चने चबवा सकते हैं? उसमें ज़रा थोड़ा सा है क्योंकि वो वर्ल्ड रैंकिंग में 3rd नंबर पे है इंडिया जो है, जी, और हम कितने और पे हम हैं? 16 पे हैं। और हम 16 पे हैं? जी, उसमें जो है कोचिंग पैनल है वो उसका बहुत डिफरेंस है। ओह, मतलब ये तो बहुत ऑब्वियसली डिफरेंस है कि वो 3rd नंबर पे और हम 16 में जाके आ रहे हैं, जी। पहले 10 नंबर्स में भी नहीं आ रहे हैं। जी, क्योंकि उनके पास जो है वो कोचेज़ हैं वो मास्टर कोचेज़ हैं और अच्छा। हमारे पास वो नहीं है। ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड से अब वो हायर किए हुए हैं जो कोचेज़ हैं। तो इसका मतलब है ये थोड़ी सी टफ होने वाली है हमारे जी। लिए, लेकिन हमारी जो टीम है फिर भी वो जनाब बहुत ज़्यादा पुरुमीद है और हम भी पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह हमारे जो टीम मेंबर्स जो हमारे प्लेयर्स वहाँ पर गए हैं वो अपनी पूरी जिद्दोजहद के साथ वहाँ पर उनको शिकस्त फाश करेंगे और जो ट्रॉफ़ी है वो लेकर आएंगे। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा हॉकी के हवाले से जानना चाहूँ, हमारा कौमी खेल है लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा जाता है इसका बहुत ही बुरा हाल है, हमारे कौमी खेल का उस तरह फोकस नहीं किया जाता। क्या लगता है आपको इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसमें यह है एक तो इनमें सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि होनी चाहिए। दूसरा ये है कि ना ये फंड्स हैं स्पोर्ट हॉकी में, तो स्पॉन्सर जो हैं वो बहुत कम है। अच्छा, जी, तो क्या वजह आपको लगती है क्यों नहीं इसको सपोर्ट किया जाता? एक कौमी खेल है, हमारे पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान का कौमी खेल है, तो क्यों इसको सपोर्ट नहीं किया जाता? फंड्स नहीं दी जाते, स्पॉन्सरशिप नहीं इसको मिलती है, क्यों नहीं इसको प्रमोट किया जाता? ये तो अब हमारी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए। अभी लास्ट ईयर के नाम इमरान खान साहब थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट ही बंद कर दिए थे। अच्छा जी, और जो स्पोर्ट्समैन है उसके लिए डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो क्या वजह थी कि ये क्लब्स जो है या डिपार्टमेंट्स थे ये बंद कर दिए गए थे? ये तो वही जानते हैं बेहतर। ठीक है, तो आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं हॉकी के, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, कब से खेलना शुरू किया है और कौन से डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं? मैं तो 2014 से खेल रहा हूँ। पहले मैं पाकिस्तान जूनियर में था, 2018 में मैं खेला हूँ पाकिस्तान सीनियर टीम में, कॉमनवेल्थ गेम्स खेला हूँ। अच्छा। और 19 में मैं ओलंपिक्स क्वालिफायर राउंड खेला हूँ। और मैं पहले SSGC में था, अब मैं पाकिस्तान कस्टम में खेल रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान कस्टम की तरफ से अब जी। आप उस डिपार्टमेंट की तरफ से आप खेल रहे हैं, तो आप इस टीम में नहीं, इसका हिस्सा नहीं थे जो अभी गई है नहीं, इसमें चैंपियंस मैं ट्रॉफी के नहीं लिए? क्या वजह थी? वो तो कोचेज़ जानते हैं हमें तो। अच्छा, मतलब नए जो हमारे नए टैलेंट लड़के। लड़के थे उनको प्रमोट किया जा रहा था, जी। उनको भेजा जा रहा है, लेकिन क्या मसले क्या आते हैं? अगर आपको मैं पूछूं, मतलब इंटरनेशनली आप खेलने जाते हैं तो कोई हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं? कोई वीज़े का प्रॉब्लम, कोई ट्रेनिंग का प्रॉब्लम, कोचेस नहीं होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारे पास, कोई ऐसी प्रॉब्लम? नहीं, वीज़े वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं होता। उसमें ये है कि जब टीम जाती है ना तो पाकिस्तान का जब नाम साथ लगता है तो वो वीज़े का उसमें कोई इशू नहीं होता। बाकी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वहाँ पे NOC का थोड़ा सा होता है, वो मिल गई थी NOC जिससे टीम में। जी, सही, ठीक है जी। मज़ीद भी हम सुहेल से बात करेंगे कि जनाब मज़ीद इसमें क्या कोई जिद्दगानी चाहिए और किस तरह इस अपने खेल को हम बेहतर ला सकते हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से और इसका मुस्तकबिल क्या है और माजी जो इसका रहा है वो हमारे सबके सामने है। दर्दनाक माजी रहा है, लेकिन दर्दनाक माजी के साथ साथ बड़ा रोशन माजी भी हमारा रहा है। पाकिस्तान ने बहुत चैम्पियनशिप्स जीती भी हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट की जो सिचुएशन है हम देख रहे हैं कि जनाब उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है, फंड्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और मतलब
जितनी इस पे बात की जाए मेरे ख्याल से वो कम है कि कौमी खेल तो हम इसको कहते हैं लेकिन इसको हम उस तरह ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए सुहेल, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि किन किन हर्डल्स का सामना, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तमाम तर वसाइल हैं, सहूलियात आप लोगों को मिलती हैं? हमें ये है कि यहाँ पे कोचेज़ जो है वो फॉरेनर कोचेज़ चाहिए। अच्छा। जो अच्छी ट्रेनिंग प्लेयर्स को दे सकें। उनमें फिजिकल फिटनेस ट्रेनर होंगे और जो कोच होंगे वो अभी रिसेंटली जूनियर टीम के साथ कोच थे रोलैंड ऑल्टमैन। अच्छा जी, और उनकी कोचिंग में बहुत डिफरेंस है। वो वर्ल्ड में मास्टर कोचेज़ में उनका नाम आता है। सही। तो अभी हमारे पास कोई इंटरनेशनली कोचेज़ नहीं है यहाँ पर? इंटरनेशनल कोचेज़ कोई भी नहीं हमारे पास। सही। तो फिर किस तरह, मतलब जब अगर हमारे पास वो कोचेज़ है ही नहीं जो हमें ट्रेनिंग देंगे कि हम लोग बाहर जाके इंटरनेशनल लेवल पर खेलें, तो जब आप वहाँ पर जाते हैं तो फिर किस तरह का आपको फेस करना पड़ती है चीज़ें, मुश्किलात फेस? क्योंकि उन्होंने तो उन लोगों से ट्रेनिंग ली भी होती है और उन्होंने नई एडवांस्ड जो है आप कह लें कि ट्रिक्स पता होती हैं, और आप लोगों को अगर वो नहीं पता होंगी तो किस तरह उस चीज़ को हैंडल किया जाता है फिर? उसमें वो मुश्किलात तो काफ़ी होती हैं। प्लेयर्स में जो स्ट्रक्चर्स बारे ट्रेनिंग होती है वो बहुत होती हैं, जिस वजह से हमें ये फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा जी सही। तो मुझे ये बताइए, इसमें भी ख़ास डाइट का ख्याल रखना पड़ता है हॉकी में भी, कि आप लोगों ने अच्छी खालिस डाइट खानी है? जी, डाइट का तो बहुत ख्याल करना पड़ता है। क्या मतलब वो क्या? ट्रेनिंग के हिसाब से, अब जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छी डाइट साथ में लेनी होगी। जी। तो मतलब क्या इसमें क्या क्या खाया जाता है? दूध दही का इस्तेमाल, फ्रूट ज़्यादा खाए जाते हैं, जिस तरह देसी घी खाया जाता है, क्या खाया जाता है ज़्यादा? इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं और इनमें दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जिसमें और बीफ है, मटन है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करती हैं। मतलब अच्छी डाइट का अच्छी डाइट ख्याल रखा जाता है। और ट्रेनिंग कितनी इसमें अहम है और कितनी देर ट्रेनिंग करते हैं आप? इसमें हम 2 सेशन करते हैं सुबह शाम, जिसमें 2-2 घंटे का सेशन होता है। सुबह फिजिकल ट्रेनिंग सेशन होता है हमारा, और शाम को जो है वो स्किल पे सारा काम करते हैं। अच्छा, स्किल्स पे काम करते हैं। और अब इसमें कितना रुझान है, जो हमारे एथलीट हैं या जो न्यू टैलेंट है वो कितना इस साइड पर आ रहा है? न्यू टैलेंट तो काफ़ी है। ये है कि उनको स्पोर्ट होगी तो फिर वो आगे कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो फिर कई लड़के हैं जो छोड़ के जा चुके हैं अभी। तो ये जो लीग्स होती हैं, हमने देखा है कि हॉकी लीग्स, जिस तरह क्रिकेट लीग्स होती हैं इस तरह हॉकी लीग्स भी होती होंगी, तो क्या उसका क्या रहा है, रुझान क्या रहा है? पाकिस्तान में होती हैं या इस तरह की और भी चैम्पियनशिप्स होनी चाहिए पाकिस्तान में? लीग तो फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं हो रही, जो कि होनी चाहिए। अच्छा। अभी जो इंडिया है वो लीग करवा रहा है। हाँ। और वो इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी हॉकी को। इस तरह पाकिस्तान में लीग होनी चाहिए। इवेंट जो है वो चैम्पियनशिप है, वो तकरीबन 3 साल हो गए हैं। नहीं हुई है? नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई पाकिस्तान में। ओके। तो मतलब ये कितनी इम्पॉर्टेंट है जो बच्चों को या जो प्लेयर्स होते हैं उनके टैलेंट को एक्सप्लोर करने के वाले से या उनकी स्किल्स को पॉलिश करने के वाले से, कि इस तरह के जो इवेंट्स है वो मुनक्कद होने चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैम्पियनशिप होगी तो न्यू प्लेयर्स को चांस मिलेगा। जब न्यू प्लेयर्स चैम्पियनशिप खेलेगा उसमें से वो पिक होगा, फिर वो कैंप में आएगा। अगर चैम्पियनशिप नहीं होगी न्यू प्लेयर्स को चांस ही नहीं मिल रहा। तो आपको इसमें हॉकी में आने का इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ था? मेरे बड़े भाई हैं, वो भी हॉकी खेलते थे, और मेरे वालिद साहब थे, वो टीचर थे। अच्छा जी, जिसकी वजह से फिर मैं भी भाई के साथ हॉकी स्टार्ट करी। हॉकी आपने भी स्टार्ट कर दी, तो मतलब तब इसका रुझान बहुत ज़्यादा था जब आपने ये स्टार्ट की थी? जी, तब बहुत ज़्यादा था इसका। तो किससे सीखी थी? भाई से ही सीखी थी फिर आपने? नहीं, क्लब था हमारा, नोबल क्लब था। अच्छा। फिर हम डार अकेडमी बनी, वहाँ से अब राना ज़हीर अकेडमी में हूँ मैं। अच्छा। वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है, प्लेयर है जिनसे इंस्पायर हुए आप? पाकिस्तान में तो मोहम्मद राशिद है, पाकिस्तान के, वो लेफ्ट हाफ खेलते हैं। अच्छा जी। इसमें क्या टेक्निक्स होती हैं हॉकी में, किस तरह खेली जाती है? मेंटली कितना एक्टिव रहना पड़ता है? फिजिकली तो आपको फिट रहना पड़ता है, लेकिन मेंटली कितना एक्टिव रहना पड़ता है? मेंटली भी आपको 100% देना पड़ेगा वहाँ पे। तो क्या इसकी टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह खेली जाती है ये? तो ज़्यादा स्किल पे है और स्पीड, अपनी फिटनेस पे है। अगर जो प्लेयर्स हैं साथ, उनके साथ मिल के, क्योंकि अकेला बंदा तो टीम को लेकर चल नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कितनी चैम्पियनशिप्स जो हैं वो अभी तक आप खेल चुके हैं, और किस में कौन कौन से मेडल्स जीते हैं आपने? मैं तकरीबन 5 से 6 खेल चुका हूँ चैम्पियनशिप, जिसमें मैंने 2 में मैं गोल्ड हूँ और बाकी में मैं ब्रॉन्ज हूँ। और ये नेशनल है या इंटरनेशनल है? ये नेशनल है। अच्छा, नेशनल में खेल चुके हैं। और आगे कोई चैम्पियनशिप आने वाली जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं? अभी रिसेंटली आज़ादी कप है,
15 अगस्त से। आज़ादी कब है? जी अच्छा, 15 अगस्त से। 15 अगस्त को ये पाकिस्तान में है? जी, रावलपिंडी में है ये। ओके, तो उसके लिए आप कर रहे हैं? उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसकी तैयारी कर रहे हैं जी। आपके रावलपिंडी में, और ये सारी पाकिस्तान की टीम्स ही होंगी इसमें जी। आपने। तो अभी जो हमारी जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, एशिया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो चल रही है भारत में, जिसका कल से आगाज़ होना है, तो आपको लगता है कि उसमें हम फाइनल तक क्वालिफाई कर लेंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, अभी देखें। वही बात है कि जो कोचिंग का जो है ना, कोचिंग लेवल नहीं है वो। बाकी जो टीम है उनके पास वर्ल्ड की बेस्ट कोचेज हैं। लेकिन इन फ्यूचर अगर थोड़ा सा फ्यूचर की बात कर ली जाए, माजी का हमें पता है, हाल किस तरह का चल रहा है वो भी पता है। अगर फ्यूचर में देखा जाए तो हमारी जो हॉकी टीम है, जूनियर हो जाए या सीनियर हो जाए, दोनों की बात करूँगी, कि वो इतने इस काबिल है कि वो आगे इन फ्यूचर जो है वर्ल्ड कप्स में जाके क्वालिफाई करें या खेल सके, और जो बाकी टीम्स हैं उन्हें नॉकआउट करके और ट्रॉफ़ी लेकर आए। जी, लड़कों में है तो है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल उनके है जी। पर ये है कि उनको जो ट्रेनिंग है, जो कोचिंग है, वो अगर मिलेगी तो फिर ही है। अगर लड़के खुद ही कुछ करेंगे फिर उस हिसाब से वो नहीं होगा। मतलब पोटेंशियल है हमारे पास, टैलेंट भी है हमारे पास मौजूद, लेकिन हम कहाँ पर लैक कर रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग्स नहीं दी जा रही हैं उस तरह। हमारे पास ट्रेनर्स नहीं हैं जो हमें ट्रेनिंग दे पाएँ, और दूसरा वसाइल की तो वैसे ही जनाब कमी है हमारे पास। किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, वसाइली सहूलियात ही नहीं है। तो हमारी जो हॉकी का जो शोबा है या हॉकी का खेल है, वो भी वसाइल की वजह से और मसाइलिस्तान बनता जा रहा है। तो इस हवाले से हमने बात की है। राना सुहेल हॉकी प्लेयर हमारे साथ मौजूद थे। सुहेल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जिसका कल से आगाज़ होने जा रहा है भारत में, और कल जो पाकिस्तानी टीम है उनका मुकाबला है मलेशिया के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि जनाब वो उन्हें हरा के और नेक्स्ट जो क्वालिफाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट जनाब मैच के लिए। तो अच्छी उम्मीद ही रखनी चाहिए कि कम वसाइल में भी हमारी जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म करती है। और इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।